नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। संयुक्त राष्ट्र ने खुले समुद्र की सुरक्षा के लिए विश्व की पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि को अपनाया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 24 घंटे के भीतर कम तीव्रता के कई भूकंप दर्ज किए गए। भौतिक विज्ञानियों ने क्वांटम यांत्रिकी का उपयोग करके फोनॉन को विभाजित करने में सफलता प्राप्त की। भारत ने वियतनाम के साथ रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए उसे INS कृपाण उपहार में दिया। भारत ने लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन नेट जीरो प्रमाणन में अमेरिका और चीन को पीछे छोड़ा। 1 जुलाई से 24 फुटवेयर उत्पादों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश लागू होंगे। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र की। संयुक्त राष्ट्र ने खुले समुद्र की सुरक्षा के लिए विश्व की पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि को अपनाया है। खुले समुद्र पर संधि को राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता पर अंतर सरकारी सम्मेलन ने अपनाया है। इस संधि का उद्देश्य वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों की ओर से महासागरों के संरक्षण का दायित्व ग्रहण करना है। इसे संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय अंक्लोज के फ्रेमवर्क के तहत अपनाया गया है। ये संधि कानूनी रूप से बाध्यकारी है, लेकिन ये विश्व के 60 देशों द्वारा पुष्टि के बाद ही लागू होगी। संधि के मुख्य बिंदुओं की अगर हम बात करें तो इसमें लचीलेपन को मजबूत करने, प्रदूषणकर्ता द्वारा भुगतान का सिद्धांत और विवाद के निपटान से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। इस संधि के पक्षकारों को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर अपनी किसी भी निर्धारित गतिविधि के संभावित पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करना जरूरी होगा। ये संधि महासागर प्रबंधन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण जैसे प्रावधानों के माध्यम से मार्गदर्शन प्रदान करती है। ये दृष्टिकोण जलवायु परिवर्तन और समुद्र के अम्लीकरण के प्रतिकूल प्रभावों से निपटने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र के लचीलेपन को मजबूत बनाने पर बल देता है। इस संधि में देशज लोगों और स्थानीय समुदायों के अधिकार एवं पारंपरिक ज्ञान को मान्यता दी गई है। इसके अलावा वैज्ञानिक अनुसंधान की स्वतंत्रता, लाभों के उचित और समान बंटवारे की आवश्यकता पर बल दिया गया है और इसे मान्यता भी प्रदान की गई है। इस संधि का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में बड़े पैमाने पर ऐसे समुद्री संरक्षित क्षेत्र की स्थापना करना है जो खुले समुद्र में समुद्री जैव विविधता की रक्षा करेंगे। इसमें संधि की शर्तों के अनुपालन और उन्हें लागू करने की निगरानी के लिए पक्षकारों के सम्मेलन यानी कोप आयोजित करने की भी चर्चा की गई है। और आइए अब चर्चा करते हैं मैरीटाइम जोन्स की। इसमें समुद्र की सीमाओं के मुताबिक उसको कई क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस क्षेत्र की जो संप्रभु क्षेत्र है। किसी देश की संप्रभुता वाटर कॉलम तक, उसके ऊपर के हवाई क्षेत्र तक तथा समुद्री नीतल और अधोभूमि तक विस्तृत होता है। इसे बेस लाइन भी कहा जाता है। इसमें सबसे पहले आता है प्रादेशिक समुद्र। ये बेस लाइन यानी कि तट रेखा से 12 नॉटिकल मील तक का होता है और इस क्षेत्र में किसी भी देश संप्रभुता रखता है। उसके बाद आता है सन्निहित क्षेत्र यानी कंटीजियस क्षेत्र। ये सीमित कानून प्रवर्तन क्षेत्र है। उसके बाद 200 नॉटिकल माइल तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 24 घंटे के भीतर कम तीव्रता के कई भूकंप दर्ज किए गए। हिमालय की भूवैज्ञानिक संरचना इस क्षेत्र को भूकंप के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील बनाती है और इसकी वजह यह है कि इसका भूविज्ञान मुख्य रूप से यूरेशियन प्लेट के साथ भारतीय टेक्टोनिक प्लेट की टक्कर से निर्धारित होता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये टक्कर होना अभी भी जारी है। भारतीय प्लेट उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही है। हिमालय का भूविज्ञान इसके दक्षिणी भाग में 3 मुख्य टेक्टोनिक यूनिट से युक्त है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट या मेन फ्रंटल थ्रस्ट। इनमें से मेन सेंट्रल थ्रस्ट सबसे ऊंचा और सबसे पुराना है। ये सबसे उत्तर दिशा में नीचे की ओर भ्रंश है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट महान और लघु हिमालय के बीच टेक्टोनिक संपर्क बनाता है। मेन बाउंड्री थ्रस्ट लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को अलग करता है और हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट सबसे दक्षिणी और सबसे नया थ्रस्ट है। ये तीनों भ्रंश बेसल डिटैचमेंट प्लेन के साथ जुड़ते हैं। इसे भूभौतिकीय भाषा में डिकोलमेंट कहा जाता है। प्लेन को ही मेन हिमालयन थ्रस्ट कहते हैं। वर्तमान युग में मेन सेंट्रल थ्रस्ट की तुलना में मेन बाउंड्री थ्रस्ट और हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट दोनों भ्रंशों को अधिक सक्रिय माना जाता है। मध्य हिमालय में लगभग 700 किलोमीटर का स्ट्रेच है जहां पर मेन फ्रंटल थ्रस्ट ने कई शताब्दियों तक विखंडन का कोई संकेत नहीं दिया है। इसे सेंट्रल सिस्मिक गैप कहा जाता है। सिस्मिक गैप क्षेत्र भविष्य में अधिक तीव्रता के भूकंपों के लिए उच्च जोखिम वाले क्षेत्र होते हैं। अगली खबर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित है। भौतिक विज्ञानियों ने क्वांटम यांत्रिकी का उपयोग करके फोनॉन को विभाजित करने में सफलता प्राप्त की है। वैज्ञानिकों ने फोनॉन का सफलतापूर्वक विभाजन किया है। साथ ही वैज्ञानिकों ने क्वांटम स्थितियों में हेरफेर करने
और उन्हें नियंत्रित करने में फोनॉन के गुणों और क्षमता का भी प्रदर्शन किया है। फोनॉन अर्धकण अवस्था में होते हैं। ये किसी ठोस पदार्थ में परमाणुओं या अणुओं के सामूहिक कंपन का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस उपलब्धि से भविष्य में साउंड युक्त क्वांटम कंप्यूटर या अत्यंत संवेदनशील माप उपकरणों का विकास करने में सफलता मिल सकती है। वर्तमान में लीनियर ऑप्टिकल क्वांटम कंप्यूटिंग में क्यूबिट्स के रूप में फोटोन का उपयोग किया जाता है। फोटोन और फोनॉन दोनों ही क्वांटम कंप्यूटिंग अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण विषय हैं। हालांकि ध्वनि के प्रति अधिक संवेदनशील होने और मापनीयता यानी स्केलेबिलिटी और पहचान संबंधी समस्याओं की वजह से फोनॉन का अध्ययन करना चुनौतीपूर्ण है। फोटोन और फोनॉन की अगर हम तुलना करें तो फोटोन प्रकाश या विद्युत चुंबकीय तरंगों में उपस्थित ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स हैं, जबकि फोनॉन ध्वनि तरंगों में उपस्थित ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स हैं। फोटोन निर्वात यानी वैक्यूम में भी गमन कर सकते हैं, जबकि फोनॉन को गमन करने के लिए हवा या पानी जैसे किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है। अलग अलग वेवलेंथ के फोटोन आमतौर पर परस्पर क्रिया नहीं करते हैं, जबकि अलग अलग वेवलेंथ के फोनॉन एक दूसरे से टकराकर परस्पर क्रिया करते हैं या फिर मिल जाते हैं। इससे वे एक अलग तरंग दैर्घ्य पैदा करते हैं। फोटोन कण तथा तरंग दोनों तरह के गुणों को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इन्हें वेव पार्टिकल डुअलिटी के रूप में भी जाना जाता है। जबकि फोनॉन पूरी तरह से तरंग जैसी इकाइयां हैं, ये कण जैसे गुणों को प्रदर्शित नहीं करते हैं। और आइए अब बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंधों की। भारत ने वियतनाम के साथ रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए उसे INS कृपाण उपहार में दिया है। INS कृपाण खोखरी श्रेणी का एक मिसाइल युद्धपोत है। ये तटीय और अपतटीय गश्त, तटीय सुरक्षा, समुद्री सतह आधारित युद्ध, एंटी पायरेसी आदि में अलग अलग तरह की भूमिकाएं निभा सकता है। रक्षा सहयोग को रक्षा कूटनीति का हिस्सा माना जाता है। ये राष्ट्रीय विदेश नीति के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने का एक आदर्श साधन है। इससे विश्व स्तर पर मित्रता के लिए आधार तैयार करने, संघर्षों को रोकने, आपसी विश्वास और क्षमताओं को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। विदेश नीति के लक्ष्यों को पूरा करने में रक्षा सहयोग का काफी महत्व होता है, क्योंकि इससे निकटवर्ती पड़ोस और हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा में वृद्धि होगी। पड़ोसी देशों में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं और अशांति की स्थिति का सामना करने के लिए संयुक्त क्षमता में सुधार होगा। भारत के पड़ोसी देशों के अलावा प्रमुख वैश्विक शक्तियों के साथ भी संबंधों को मजबूत करने और मित्रता का आधार तैयार करने में मदद मिलेगी। अन्य राष्ट्रों की प्रौद्योगिकियों, संगठनों, सिद्धांतों, अवधारणाओं आदि के संपर्क में आने से स्वयं के सशस्त्र बलों की क्षमताओं में वृद्धि की जा सकेगी और साथ ही घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। वर्तमान में 53 से ज्यादा देशों के साथ भारत का रक्षा सहयोग समझौता है। इनमें शामिल है पड़ोसी देशों के साथ क्षमता निर्माण, वस्तु की प्रदायगी अथवा प्रशिक्षण प्रदान करने में मदद करना। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में शामिल है इंडोनेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, फिलीपींस और मलेशिया। पश्चिम एशियाई देशों के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास, कर्मियों का प्रशिक्षण और समुद्री क्षेत्र में सहयोग आदि शामिल है। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, इजराइल जैसे अन्य सहयोगी भी हैं। भारत ने लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन नेट जीरो प्रमाणन में अमेरिका और चीन को पीछे छोड़ दिया है। लीड रेटिंग सिस्टम स्वस्थ, दक्ष, निम्न कार्बन उत्सर्जन आधारित और लागत प्रभावी हरित भवनों के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करता है। ये विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रमाणन प्रणाली है। इसे यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने विकसित किया है। ये ग्रीन बिजनेस सर्टिफिकेशन इनकॉर्पोरेशन द्वारा प्रशासित है। इसके तहत भवनों को 4 प्रमाणन स्तरों पर मान्यता दी जाती है: सर्टिफाइड, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। लीड इंडिया प्रोग्राम इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्रशासित है। लीड जीरो लीड प्रमाणन का एक पूरक है। ये उन परियोजनाओं को मान्यता देता है जो कार्बन, ऊर्जा, जल या अपशिष्ट की श्रेणियों में नेट जीरो या नेट पॉजिटिव स्थिति को प्राप्त कर चुकी हैं। भारत में 73 लीड जीरो प्रमाणित योजनाएं हैं। ये कुल 150 से ज्यादा लीड जीरो प्रमाणन का 45% है। भारत के कुल कार्बन उत्सर्जन का लगभग 1/3 हिस्सा भवन और अन्य निर्माण क्षेत्र से आता है। प्रमाणन में हरियाणा और तमिलनाडु अग्रणी राज्य हैं। भारत का DLF ग्रुप कुल लीड जीरो सर्टिफिकेशन में वैश्विक स्तर पर अग्रणी है। ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट यानी गृह भारत की अपनी ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग प्रणाली है। इस प्रणाली को द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, टेरी तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। गृह एक 5 स्टार रेटिंग सिस्टम है। इसकी रेटिंग 5 साल की अवधि के लिए वैध होती है। भारत में हरित भवन के लिए और भी कई पहले हैं, जैसे कि IGBC रेटिंग सिस्टम, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा तैयार ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता। इसके अलावा वाणिज्यिक भवनों के लिए BEE रेटिंग प्रणाली। 1 जुलाई से 24 फुटवेयर उत्पादों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश लागू होंगे।
क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स के तहत आने वाले उत्पादों के निर्माण, आयात या बिक्री के लिए भारतीय मानक ब्यूरो से लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है। लघु और सूक्ष्म उद्योगों को इसके कार्यान्वयन के लिए 1 जनवरी 2024 और 1 जुलाई 2024 तक का समय दिया गया है। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालय या विभाग जारी करते हैं। इन आदेशों को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जारी किया जाता है। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स जारी होने के बाद अधिसूचित उत्पादों को प्रासंगिक भारतीय मानकों की शर्तों का अनुपालन करना होता है। BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने कई पहलें शुरू की हैं, जैसे कि पब्लिक कॉल फैसिलिटी। ये एक वर्चुअल इंटरैक्शन प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य मानकीकरण की प्रक्रिया को ज्यादा समावेशी बनाना है। ये सभी हितधारकों के दृष्टिकोण, फीडबैक, सुझाव आदि प्राप्त करने के लिए सभी कार्य दिवसों में खुला रहता है। इसके अलावा दूसरा है मानक रथ। ये विविध स्कूलों और कॉलेजों में स्थापित मानक क्लबों के मेंटर्स और छात्रों के लिए एक ऑनलाइन एक्सचेंज मंच है। BIS भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है। ये उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत कार्य करता है। ये वस्तुओं आदि के मानकीकरण, मार्किंग और गुणवत्ता प्रमाणन संबंधी गतिविधियों के विकास के लिए जिम्मेदार है। इसे BIS अधिनियम 2016 के तहत सांविधिक दर्जा दिया गया है। BIS द्वारा जारी किए गए अन्य प्रमाणन चिन्ह हैं ISI, जिसका उपयोग भारत में औद्योगिक उत्पादों के मानकीकरण के लिए किया जाता है। ये कुछ उत्पादों जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ही अनिवार्य है, वहीं कुछ उत्पादों के लिए स्वैच्छिक है। दूसरा है BIS हॉलमार्क। ये सोने और चांदी जैसी बहुमूल्य धातुओं के आभूषणों की बिक्री के लिए हॉलमार्किंग प्रणाली है। ये धातु की शुद्धता प्रमाणित करता है। ये सत्यापित करता है कि आभूषण BIS द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हैं। तीसरा है इको मार्क। इसके तहत पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों की लेबलिंग की जाती है। इसमें उत्पादों की अलग अलग श्रेणियां शामिल होती हैं, जैसे कि साबुन और डिटर्जेंट, पेंट, खाद्य पदार्थ, स्नेहक तेल, बैटरी, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सामान, फूड एडिटिव्स, एरोसोल तथा प्रोपेलेंट, प्लास्टिक उत्पाद आदि। CRS अनिवार्य पंजीकरण योजना। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय अनिवार्य पंजीकरण आदेश को अधिसूचित करते हैं। इन आदेशों के तहत उत्पादों के निर्माताओं को BIS के अंतर्गत पंजीकरण करने के लिए आवेदन करना जरूरी होता है। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। एशिया पैसिफिक प्लांट प्रोटेक्शन कमीशन APPPC ने सर्वसम्मति से भारत को 2023-24 के लिए एकीकृत कीट प्रबंधन पर स्थायी समिति का अध्यक्ष चुना है। APPPC की पहली बैठक 1956 में आयोजित की गई थी। ये एशिया और प्रशांत के लिए क्षेत्रीय पादप संरक्षण समझौते का संचालन करता है। इस समझौते को खाद्य और कृषि संगठन परिषद ने 1956 में मंजूरी दी थी। भारत सहित कुल 25 देश इसके सदस्य हैं। APPPC प्रत्येक 2 वर्षों में कम से कम एक बार अपनी बैठक आयोजित करता है। एशिया पैसिफिक प्लांट प्रोटेक्शन कमीशन का उद्देश्य है क्षेत्रीय पादप संरक्षण प्रणालियों के विकास को बढ़ावा देना, प्रभावी पादप संरक्षण व्यवस्थाओं को विकसित करने में सहायता करना, फाइटोसैनिटरी उपायों के लिए मानक निर्धारित करना। भारत का राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज। हाल ही में निक्सी ने अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में स्थापित कंपनी है, जो कि धारा 8 के तहत आता है। ये इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के लिए एक तटस्थ बैठक मंच के रूप में कार्य करता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सदस्यों के बीच घरेलू इंटरनेट ट्रैफिक के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाना है। निक्सी के अंतर्गत 4 सेवाएं आती हैं। इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट्स के निर्माण के लिए IXPs की स्थापना करना, .in डोमेन डिजिटल पहचान बनाने की दिशा में .in रजिस्ट्री, IPv4 और IPv6 पतों को अपनाने के लिए इंडियन रजिस्ट्री फॉर इंटरनेट एंड नंबर्स तथा डेटा भंडारण सेवाओं के लिए निक्सी CSC के तहत डेटा सेंटर सेवाएं। खान क्वेस्ट अभ्यास 2023। भारतीय सेना खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास मंगोलिया में भाग ले रही है। ये शांति स्थापना के लिए एक बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 GSER दुनिया भर में स्टार्टअप पारितंत्र की वर्तमान स्थिति का एक व्यापक विश्लेषण प्रदान करती है। इसे स्टार्टअप जीनोम नामक एक नीति सलाहकार और अनुसंधान संगठन ने जारी किया है। इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं की बात करें तो सिलिकॉन वैली संयुक्त राज्य अमेरिका स्टार्टअप्स के लिए सर्वाधिक उपयुक्त स्थान है। दूसरे स्थान पर संयुक्त रूप से न्यूयॉर्क और लंदन है। बेंगलुरु 20वें स्थान पर है। भारतीय स्टार्टअप तंत्र का बढ़ना जारी है। इस बढ़ोतरी में मुंबई प्रमुख भूमिका निभा रहा है। साथ ही पिछली रिपोर्ट की तुलना में इस बार ये 5 स्थान ऊपर है।
और आइए बात करते हैं iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म की। युवा पेशेवरों के लिए एक नया क्यूरेटेड संग्रह दक्षता अब iGOT कर्मयोगी मंच पर उपलब्ध है। दक्षता प्रशासन में समग्र परिवर्तन के लिए दृष्टिकोण, ज्ञान और कौशल का विकास है। दक्षता का उद्देश्य कार्यात्मक और क्षेत्र तथा व्यवहार संबंधी दक्षताओं का निर्माण करना है। iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म एक व्यापक ऑनलाइन पोर्टल है। इसे सरकारी अधिकारियों को उनकी क्षमता के विकास में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए बनाया गया है। ये पोर्टल ऑनलाइन शिक्षण, योग्यता प्रबंधन, करियर प्रबंधन, विचार विमर्श, इवेंट्स और नेटवर्किंग के लिए 6 कार्यात्मक केंद्रों को जोड़ता है। यूरोपियन स्टेट ऑफ द क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट। ये रिपोर्ट विश्व मौसम विज्ञान संगठन और यूरोपीय संघ के कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस ने संयुक्त रूप से जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप है यूरोप। 1980 के दशक के बाद से यूरोप वैश्विक औसत से 2 गुना गर्म हो रहा है। महासागर की सतह की तापन दर वैश्विक औसत से 3 गुना ज्यादा है, विशेष रूप से पूर्वी भूमध्य सागर, बाल्टिक और काला सागर तथा दक्षिणी आर्कटिक में। अगला टॉपिक है करेरी झील। करेरी झील हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में धौलाधार रेंज के दक्षिण में अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित है। ये उथली और ताजे जल की झील है। इस झील को कुमारवा झील के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ट्रैकिंग गंतव्य के रूप में ज्यादा प्रसिद्ध है। ये झील दिसंबर की शुरुआत से मार्च अप्रैल तक जमी रहती है। धौलाधार रेंज से पिघलने वाली बर्फ झील को जल प्रदान करती है। इस झील से न्यूंड नामक एक धारा प्रवाहित होती है। झील की एक तरफ पहाड़ी पर भगवान शिव और शक्ति को समर्पित एक मंदिर है। मध्य पाषाण युग के शैल चित्र। हाल ही में गुंटूर जिले के ओरवा कल्लू गांव में मध्य पाषाण युग की एक चित्रकारी की खोज की गई है। इस चित्रकारी में एक व्यक्ति को भूखंड की जुताई करते हुए चित्रित किया गया है। इस स्थल पर प्राकृतिक रूप से निर्मित 5 गुफाएं भी हैं। इनमें से 2 गुफाएं मध्य पाषाण युग के शैल चित्रों से अलंकृत हैं, जो कि 5000 ईसा पूर्व के हैं। मध्य पाषाण कालीन चित्रों में आमतौर पर शिकार, संग्रहण, मछली पकड़ने जैसी दैनिक जीवन की गतिविधियों को चित्रित किया गया है। मानव आकृतियों को अक्सर शरीर की अलग अलग बनावट के साथ चित्रित किया जाता था। साथ ही पुरापाषाण कालीन जानवरों के चित्रों की तुलना में मध्य पाषाण युगीन जानवरों के चित्र ज्यादा स्पष्ट थे। मध्य पाषाण युग के जानवरों के चित्रों को आसानी से पहचाना जा सकता है कि वे किस जानवर के चित्र हैं। वे प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त लाल और काले जैसे अलग अलग रंगों का उपयोग करते थे। जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा शुरू हो गई है। जगन्नाथ मंदिर ओडिशा के पुरी में समुद्र तट पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण राजा अनंत वर्मन चोडगंग देव ने 12वीं शताब्दी में करवाया था। पुरी में भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र की पूजा की जाती है। ये मंदिर कलिंग स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस मंदिर का निर्माण इस प्रकार से किया गया है कि दिन के किसी भी समय मंदिर की छाया जमीन पर नहीं पड़ती है। पवित्र त्रिमूर्ति की प्रतिमाओं को पत्थर या धातु की बजाय लकड़ी से बनाया गया है। इसे श्वेत पैगोडा भी कहा जाता है। ये भारत के 4 धामों का एक हिस्सा है। अन्य 3 धाम द्वारका, बद्रीनाथ और रामेश्वर है। साहित्य अकादमी पुरस्कार। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकन प्रक्रिया में बदलाव करने पर विचार कर रहा है। साहित्य अकादमी पुरस्कार एक साहित्यिक सम्मान है। इसे प्रतिवर्ष किसी भी प्रमुख भारतीय भाषा में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लेखक को प्रदान किया जाता है। संविधान में उल्लिखित 22 भाषाओं के अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा को भी पुरस्कार के अंतर्गत मान्यता दी गई है। इस पुरस्कार में ताम्रपत्र युक्त मंजूषा, एक शॉल और 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। साहित्य अकादमी एक स्वायत्त संगठन के रूप में कार्य करती है। ये सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।